हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, जो तुम्हारे क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। इसे भी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खत्म करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो जुड़े रहना, आखिरी तक देखना और जो जो मैं कहूँ अच्छी तरह से अंडरलाइन करते जाना और अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठना। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। तो मैं तुम्हारे लिए पीपीटी बना के लाया हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़े से क्वालिटी इश्यूज हो गए थे। सो होप इस वीडियो में ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organisms for our own use. For food, shelter, clothing, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He uses simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन करने वाली या हाईलाइट करने वाली चीज है वो है कि एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। हमारे एरिस्टोटल जो थे, ठीक है, एरिस्टोटल बहुत बड़े आदमी थे। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने पहला क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था। ठीक है, और क्लासिफिकेशन करने का जो प्रोसेस था वो क्या था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। तीनों चीजों में हमने क्लासिफाई कर दिया। क्या किया हमने? प्लांट्स को क्लासिफाई किया तीन हिस्सों में, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स। मैं इसमें इतनी ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये पीवाईक्यू रह चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू रह चुका है नीट का। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया था, जिनमें रेड ब्लड सेल्स है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू का पार्ट था, तो अच्छी तरह से मार्क करेंगे हम लोग। इन लीनियस टाइम, लीनियस याद है ना, पहले चैप्टर में मैंने कराया था लीनियस कैरोलस लीनियस, हाँ, जिसने पहली क्लासिफिकेशन की थी, मतलब कि प्रॉपरली। लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम्स का क्लासिफिकेशन किया था लीनियस ने, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी अंडरलाइन करते हुए चलना कि किसने कितना क्लासिफिकेशन किया था, मतलब कि कौन से किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। जैसे लीनियस ने दो किंगडम का किया था। वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब है कि लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, प्लांटी और एनिमेलिया, उसने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को उसने काउंट किया था। फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि प्रोकैरियोट्स कौन है, यूकैरियोट्स कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, यूनिसेलुलर कौन है, फोटोसिंथेटिक एल्गी कहाँ है, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई कहाँ है। ठीक है, classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. तो यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे organisms जो है वो दोनों कैटेगरी में किसी में भी नहीं आ सकते। ठीक है, hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. तो ये हमारा जो ड्रॉबैक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ये है। ठीक है, कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो आइदर प्लांट और एनिमल दोनों में ही नहीं आ पाते। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा देर तक हमारा यूज किया गया, इनएडिक्वेट फाउंड हुआ। ठीक है, besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. मतलब ये सारी कैटेगरीज भी हमें करनी पड़ती, पर लीनियस ने नहीं किया था, इसीलिए इनएडिक्वेट फाउंड किया गया उसके क्लासिफिकेशन को। ठीक है, classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time.
Though plant and animal kingdoms have been a constant under the different systems, the understanding of what groups and organisms be included under these kingdoms have been changing. Though प्लांट्स और एनिमल्स जो क्लासिफिकेशन का हम किए थे पहले, हमने जो प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन किए थे वो तो कांस्टेंट थे, पर उनके जो क्लासिफाइड कैटेगरीज थे वो चेंज होते रहे। ठीक है, जितने सारे क्लासिफिकेशन और किंगडम आने लगे। ठीक है, द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। डिफरेंट किंगडम्स के डिफरेंट नेचर डिफरेंट साइंटिस्ट को समझ आने लगा और वो लोग भी अपनी तरह क्लासिफिकेशन करने लगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, तो ये हमारा जो है ये एनसीईआरटी का टेबल है, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया था। तो मोनेरा में क्या था, सेल टाइप, हमारा जो कैरेक्टर्स है वो है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सेल टाइप में हमारा मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। तो याद रखना मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है सिर्फ, और बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अब मोनेरा का जो सेल वॉल था नॉन सेल्यूलोसिक थे। ठीक है, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से बने हुए थे। ये तुम और भी ज्यादा पढ़ोगे जब प्लांट किंगडम तुम पढ़ोगे तब। प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट विथ काइटिन, प्रेजेंट सेल्यूलोज से बने थे प्लांटिका और प्लांट्स का। एनिमेलिया में एब्सेंट थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। फंजाई प्रेजेंट, प्लांटी प्रेजेंट, एनिमेलिया प्रेजेंट। मोनेरा में सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फंजाई में मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू। ठीक है, फंजाई में मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू पाए जाते हैं। प्लांटी टिश्यू और ऑर्गन, एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा ऑटोट्रॉपिक, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक। ठीक है, तो मोनेरा दोनों टाइप से ही हमारा न्यूट्रिशन कर सकता है, ऑटोट्रॉपिक से भी हेटेरोट्रॉपिक से भी। ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन से पाए जाते हैं, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक में वो केमोसिंथेटिक कर सकता है, मतलब केमोसिंथेसिस कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि मोनेरा में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं और वो हेटेरोट्रॉपिक भी कर सकते हैं, जैसे सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉपिक का पार्ट होता है और पैरासिटिक तो पैरासाइट की तरह एक होस्ट ढूंढ के उससे न्यूट्रिशन लेना। प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, ये पैरासिटिक नहीं होता। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ऑटोट्रॉपिक होता है प्लांटी, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही। एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक एटसेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बनाया था या किसने किया था। आर.एच. व्हिटेकर। कब किया था, 1969। अच्छी तरह से हम अंडरलाइन करेंगे सारे जो साइंटिस्ट के नेम है और सारे जो ईयर है वो हम अच्छी तरह से अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यहाँ से PYQ बन सकते हैं और पिछले 5 सालों में बहुत सारे PYQ साइंटिस्ट के नेम से किए गए हैं। प्रोपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जैसे हमने पढ़ा था टेबल में। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इसे हम फिर से अंडरलाइन करेंगे, कौन सी चीजें क्राइटेरिया थी जिससे हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिला। स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, reproduction and phylogenetic relationships. Gives a comparative account of different characteristics of the 5 kingdoms. The 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification. 6 kingdom classification कहाँ से आया, मोनेरा को दोनों
भागों में और दोनों डोमेन्स में डिवाइड करने के बाद। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12 में है, क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, angiosperms under plants. तो पहले के जो क्लासिफिकेशन थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि प्लांट के अंडर ही बैक्टीरिया को दिया गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी दिया गया था, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स सारी चीजों को प्लांट्स के अंदर दिया गया था। The character that unified the whole kingdom was that all organisms included had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. The character that unified the whole kingdom was the organism included had a cell wall in their cells. मतलब हमें प्लांट्स में क्यों दिया गया इन चीजों को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, बैक्टीरिया को, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन चीजों को हमें प्लांट के किंगडम में क्यों दिया गया? इसका रीजन है कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल वॉल पोजेस करते हैं। ठीक है, सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसे प्लांट में रखा था। This placed together groups which widely differed in other characteristics. पर इन सारे जो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ही डिफर करते थे, पर एक चीज जो था वो सेल वॉल था जिसमें कॉमन था इन सब में, इसीलिए हमने प्लांट में दिया था। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. और इसीलिए जो सारे डिफरेंट जो थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं हम उसे, और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, उसे भी हम इन दोनों को भी हमने यूकैरियोट, जो प्लांट होता है, प्लांट तो यूकैरियोटिक होता है, तो इन दोनों को भी हमने यूकैरियोट में डाल दिया था। ठीक है, यूकैरियोट के साथ प्लांट्स में डाल दिया था, जो कि ठीक नहीं था। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular organism ones. For example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें हमारा जो था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक ही साथ एक ही ग्रुप में आ गए थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा एक साथ एल्गी में आया था। ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। मतलब जो क्लासिफिकेशन किया गया था इसमें जो हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप होते हैं फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो इनमें भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में भी कोई डिफरेंस नहीं रहा था इन किंगडम में। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द वॉल्स कंपोजिशन। द फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड सेल्यूलोसिक सेल वॉल। हमने टेबल में पढ़ा ही था कि फंजाई जो है उसका जो वॉल है वो क्या होता है, वो वॉल काइटिन का बना होता है, और हमारा प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. तो जब इन सारी डिफरेंस को कंसिडर किया गया तो हमने एक और किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम फंजाई, क्योंकि फंजाई का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो प्लांट से बहुत ही डिफर कर रहा था। All prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within plants, and both have cell walls, with Paramecium, amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lack cell wall. ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पे बोला गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो किंगडम बना था बाद में, उसमें क्लैमाइडोमोनास क्लोरेला जो पहले एल्गी में था, ठीक है, एल्गी विद इन प्लांट्स, प्लांट के किंगडम में एल्गी था, तो एल्गी के अंदर ही क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला भी आता था। ठीक है, पर इसे बाद में जब किंगडम प्रोटिस्टा का डिस्कवर हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कवर हुआ, और उसमें फिर हमें क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला ऐड करता हुआ देखेंगे। With Paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom. Paramecium और amoeba
हमारे एनिमल किंगडम में पाए गए थे पहले की क्लासिफिकेशन में, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं होते। It has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. तो मैं एक चीज बोलना भूल गया था कि हमें ये भी मार्क करना होगा या याद रखना होगा कि कौन सी चीजें और कौन सी ऑर्गेनिज्म पहले कहाँ थी और बाद में कहाँ लाई गई, ठीक है, और क्यों लाई गई, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले के टाइम में और पहले के क्लासिफिकेशन में एल्गी और एल्गी के अंदर प्लांट में दी गई थी, क्योंकि उन दोनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट है, इसीलिए। तो बाद में जब उन्हें प्रोटिस्टा में डाला गया तो ये एक एक्सेप्शन है। फिर पैरामेशियम एंड एमीबा जो पहले एनिमल किंगडम में थे, ठीक है, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं थे, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। This kind of classification, this kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. तो ये क्यों हुआ था, ये चीजें क्यों हुई थी? क्योंकि हम जो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और जो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर रहे थे, उनके बारे में हमें प्रायर नॉलेज नहीं था और प्रॉपर नॉलेज नहीं था, इसीलिए हमने उन्हें क्लासीफाई करने में गलती कर दी। और ये भी यहाँ पे कहा गया है कि इन फ्यूचर ये चेंज होगा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने लगेंगे तो हमें नए नए क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is, based on evolutionary relationships. इसे अंडरलाइन करना कि phylogenetic का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कहते हैं फाइलोजेनेसी, ठीक है। In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms of Plantae and Animalia commonly referred to the plant and animal kingdoms respectively. तो यहाँ पे हम सिर्फ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, इन तीनों को हम पढ़ेंगे जिनको व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लिया गया था। और जो किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया है उनको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of the bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or other organisms as parasites. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि मोनेरा का जो मेंबर है, सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है, सोल मेंबर है, ठीक है, और कोई मेंबर नहीं होता किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। उनमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर तुम एक मुट्ठी में सॉइल लोगे तो उनमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहना पसंद करते हैं या पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, जहां पे फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स, बहुत ही कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर पाते हैं, तो वहां पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब तुम अगर कहाँ बताऊं, हॉट स्प्रिंग में देखोगे जहां पे वाटर बॉयल कर रहा है, तो वहां पे भी तुम्हें किंगडम मोनेरा या किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया डांस करते हुए दिखेगा, ठीक है। अगर तुम क्या कहूं स्नो में चले जाओ जहां पे इंसान जम जाता है, वहां पे भी तुम्हें भांगड़ा करते हुए दिखेंगे किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया का 4 कैटेगरी में डिवीजन हुआ है और ग्रुप्ड हुआ है बेस्ड ऑन द शेप, उनके शेप के बेसिस पे। द स्पेरिकल कॉकस, ये याद रखना क्योंकि ये इससे मैच द कॉलम आ सकता है या आया भी है। द रॉड शेप्ड बैसिलस, बैसिलिका कहते हैं हम लोग।
लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया होता है जिससे हमारा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, अच्छी तरह से याद रखना। द कॉमा शेप्ड, वाइब्रिलम, वाइब्रियम और विब्रियो, स्पाइरल और स्पाइरुलम, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरुलम। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी अटैच कर दिया है। यह है कॉक की और कॉककाई, जो भी कहना चाहो, जो गोल गोल होते हैं। ये जो है बैसिली, मतलब लैक्टोबैसिलस, ये एक क्या कहें, लैक्टोबैसिलस एक एग्जाम्पल हो गया इसका, लैक्टोबैसिलस। अगर तुम्हें एग्जाम्पल देने को कहे और उसका यूज कहे तो तुम ये बता सकते हो कि लैक्टोबैसिलस कहाँ पे यूज होता है, मिल्क से कर्ड कन्वर्ट करने में। ये भी होते हैं स्पाइरिला, ठीक है, इनमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और विब्रियो कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनका सिंपल तो बहुत ही होता है इनका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बट इनके ये बहुत बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होता है एज अ ग्रुप। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ये खुद का फूड बना सकते हैं, ये इसीलिए इनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, ठीक है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं जो कुछ कुछ बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मतलब केमोसिंथेसिस करते हुए भी पाए जा सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, मगर बहुत ज्यादा फास्ट वैरायटी में और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड और ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहां पे बैक्टीरिया उनसे डिपेंडेंट होता है, मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये करते हैं, तो वहां से वो फूड बनाते हैं और फूड से न्यूट्रिशन पाते हैं, मतलब दूसरों से, ठीक है, इसका मतलब है ये। तो बैक्टीरिया में जो डिवीजन आता है अब, वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया अच्छी तरह से याद रखना ये नाम, आर्की बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया स्पेशल सिंस, ये स्पेशल होते हैं तो अच्छी तरह से याद रखना, मैंने पहले ही कहा था। सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज, मेथानोजेंस। ये होते हैं वही बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल का मतलब क्या होता है भैया? एक्सट्रीमोफाइल का मतलब होता क्या है? आपने तो कह दिया एक वर्ड एक्सट्रीमोफाइल, जिसे एक्सट्रीम कंडीशंस पसंद हो, जिसे एक्सट्रीम कंडीशंस पसंद हो उसे कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। जैसे सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, जिसको हेलो कंडीशन पसंद है, सॉल्टी कंडीशन पसंद है, उसे कहते हैं सॉल्टी एरियाज में हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में मतलब क्या है? थर्मो का मतलब क्या है? थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो, टेम्परेचर से रिलेटेड, थर्मो, ठीक है। और एसिडोफाइल्स, एसिडिक एसिडिक मीडियम, बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में भी ये पाए जाते हैं, इसीलिए थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक मीडियम में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस, जहां पे मीथेन पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस, मार्शी एरियाज, ठीक है, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये ऐसे क्यों पाए जाते हैं इन सारे कंडीशंस में? क्योंकि उनके जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो बाकी सारे सेल वॉल्स से, मतलब बैक्टीरिया के सेल वॉल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। Methanogens are present in the gut of the several ruminant animals such as cows, buffaloes,
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। मैंने कहा था मीथेन बायोगैस। बायोगैस कहाँ से बनता है? बायोगैस कहाँ से बनता है? जो काऊ डंग होता है उसे ड्राई करके जब हम जलाते हैं तो वहां से मीथेन बनते हैं, बायोगैस बनते हैं। मीथेन कार्बन का स्ट्रक्चर है, सबसे जो सबसे जो इजी स्ट्रक्चर है वो है मीथेन। ठीक है, तो बायोगैस तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये, इसीलिए इन्हें मिथेनोजेंस कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं ये। तो मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट कौन होते हैं? जो घास खाते हैं। ठीक है, जिसमें रूमेन होता है, रूमेन, उसे रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है, जैसे काउ, बफेलो एटसेट्रा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दिस एनिमल्स। मैंने कहा था तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि इन्हें मीथेनोजेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजेलम। अगर इनमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, मतलब पाया क्या जाता है, इनमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, और अगर ये मोटाइल होते हैं, मतलब अगर मूव कर सकते हैं, तो इनमें फ्लैजेलम पाया जाता है। फ्लैजेलम क्या करता है? इनमें हेल्प करता है मूव करने में। The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स में भी होता है। तो क्लोरोफिल ए तुम ये प्लांट किंगडम में अच्छी तरह से पढ़ोगे कि क्लोरोफिल ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो क्लोरोफिल ए जो है, तो ये अच्छी तरह से अभी ये जान लेना कि क्लोरोफिल ए क्या है। क्लोरोफिल ए है ग्रीन प्लांट्स का एक पिगमेंट, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, मैं बीजे कह देता हूं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी तुम समझ लेना। ये क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल ए, नोट करते जाना, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। समझ में आया? ठीक है भैया। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी में फाउंड किया जा सकते हैं, और फिलामेंटस होते हैं, और फिलामेंट में पाया जा सकता है। फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में ही पाया जा सकता है, और टेरेस्ट्रियल में मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में, मतलब नॉर्मल लैंड पे भी पाया जा सकता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocytes. ये अंडरलाइन कर लेना कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं। तो इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट्स। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इनके पास क्या होता है? हेटेरोसिस्ट, स्पेशलाइज्ड सेल क्या करते हैं? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। याद रखना, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट बनाते जाना मेरे साथ, तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे तुम लोगों को। तो इनमें जिलेटिनस शीट होते हैं। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम उठाया था एनसीईआरटी में, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये म्यूसिलेजिनस शीट है, ठीक है, जिसमें म्यूसिलेज पाया जाता है। तो म्यूसिलेज से बना हुआ शीट म्यूसिलेजिनस शीट। और ये है हेटेरोसिस्ट सेल, स्पेशल सेल्स। अच्छी तरह से याद रखना, स्पेशल सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट सेल्स। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है।
यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया लिखना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे हम यू बैक्टीरिया ही लिखेंगे, यू बैक्टीरिया। समझ में आ गया? समझ में आया? तो यू बैक्टीरिया जो हेटेरोसिस्ट सेल्स जिनमें होता है स्पेशलाइज सेल, जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्या हो गया? हाँ, एग्जाम्पल क्या है, नोस्टॉक और एनाबीना, एनाबीना। ठीक है, याद कर लेना एग्जाम्पल्स को। ठीक है, और दूसरे कलर से कर देता हूं। हाँ जी, नोस्टॉक एंड एनाबीना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो केमोसिंथेसिस करते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो केमोसिंथेसिस करते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अंडरलाइन करना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia used to release the energy for the ATP production. तो केमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड करते हैं नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में और एमोनिया में, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। और जो एनर्जी रिलीज होता है वो यूज करते हैं वो एटीपी प्रोडक्शन में। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो ये क्या रोल प्ले करते हैं? ये रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर को रिसाइकल करने में। ठीक है, तो कहाँ से ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहाँ से ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं? जो एनर्जी रिलीज होता है इनके ऑक्सीडाइजेशन के बाद, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया, और एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन करते हैं जो रिलीज होता है उससे। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये सब मैं कह रहा हूं, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये। यू बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक में होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है जिससे वो क्या करते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया में, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया और क्या होते हैं? हेटेरोसिस्ट कंटेन करते हैं। हेटेरोसिस्ट क्या है? स्पेशलाइज सेल है। वो क्या करते हैं? उनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल दो, नोस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, ठीक है भैया। ये और जो है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया को फिक्स करते हैं। वो क्या करते हैं? उससे जो एनर्जी रिलीज होते हैं उससे क्या करते हैं? वो अपना जो एटीपी प्रोडक्शन है वो करते हैं। ये कौन से रोल प्ले करते हैं? रिसाइकलिंग करने में न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, कौन से वाले? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तो मैं लिख लेना केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। क्या ऑक्सीडाइज करते हैं? नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एमोनिया। कहाँ हेल्प करते हैं? रिसाइकल में। क्या करते हैं रिसाइकल में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्या? आयरन, सल्फर। यहां पे जो ऑक्सीडाइज किया था उन्होंने, इनसे जो एटीपी रिलीज हुई, इनसे उन्होंने क्या किया? सॉरी, एटीपी नहीं, जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई उनसे उसने क्या किया? एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो तुम्हारा जो ये पूरा यू बैक्टीरिया का एक पैरा था इतना बड़ा, तो उससे मैंने छोटे छोटे जो थे फ्लो चार्ट बना दिए। ठीक है, इससे तुम्हें याद करने में आसानी होगी। चाहे तो इसे स्टिकी नोट में लिख कर अपने रूम में लगा लेना और बार बार देखते रहना, तो याद होता रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, और अच्छी तरह से ये जो नोस्टॉक, एनाबीना, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, इन चीजों को अच्छी तरह से याद करते रहना।
हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अब इनमें हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी पाया जाता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एबंडेंट है। मैंने पहले ही कहा था कि वो सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं मेजर वेराइटी में, फास्ट मेजर वेराइटी जो है क्या है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोज करते हैं चीजों को। Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk production, of antibiotics, fixing nitrogen in legume, roots, etc. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farms, animals, and pets. Chlorella, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known disease caused by different bacteria. अच्छी तरह से इसे भी अंडरलाइन कर लो कि ये क्या करते हैं, हेल्प क्या करते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से। मैं क्या करूं, वेट एक स्लाइड ऐड कर देता हूं मैं, 3rd पेज, हाँ। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूजेस, हेल्प, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये हेल्प करते हैं। और जो कॉज करते हैं प्रॉब्लम्स, डिजीज, कौन कौन से करते हैं, पैथोजेंस होते हैं ये, पैथोजेंस। डिजीज कौन कौन से करते हैं, क्रॉप और फार्म एनिमल्स, पेट्स और ह्यूमन बीइंग्स में, क्लोरेला, टाइफाइड, टीटेनस। डिजीज में हम डिफरेंशिएट करेंगे ह्यूमन और एनिमल्स, और हम जाएंगे क्रॉप्स में और प्लांट्स। ह्यूमन में क्या कॉज करते हैं ये लोग, क्लोरेला, और क्या करते हैं, टाइफाइड, और क्या करते हैं भैया, टीटेनस, ठीक है। टीटेनस तो तुम्हें पता ही होगा, जिससे तुम इंजेक्शन लगवाते हो अगर कहीं कट जाए तो। टाइफाइड भी पता होगा, क्लोरेला भी पता होगा। क्लोरेला इतना ज्यादा पता नहीं होगा, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ लेना। टाइफाइड तो पता ही होगा, फीवर आता है जैसे कि। क्रॉप्स और प्लांट्स में क्या करता है, सिट्रस कैंकर, सिट्रस स्पेलिंग क्या था, हाँ, सिट्रस कैंकर कॉज करता है। तो सिट्रस कैंकर से तुम्हें पता ही होगा कि सिट्रस कैंकर क्या होता है, सिट्रस कैंकर, सिट्रस मतलब क्या, सिट्रस मतलब हमारा, और सिट्रस फैमिली में क्या आता है, ऑरेंजेस आता है, नींबू आता है, मेनली नींबू, ठीक है। तो ये सारी चीजें होता है सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस के जो साइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स साइट्रिक एसिड बनाते हैं, याद रखना, साइट्रिक एसिड बनाते हैं, ये सारे साइट्रिक एसिड कंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसी प्लांट को जो डिजीज देगा तो उसे क्या कहेंगे, सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, फिगर 2.3 यहाँ पे मैंने दे दिया है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ से डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है यहाँ से। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, किसी चीजों में, किसी कंडीशन में जब वो फेवरेबल नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए या डिवीजन के लिए, तो वहां पे वो स्पोर्स कंटेन करते हैं इनमें। जो बैसिलस है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, मैंने कहा था बैसिली, वो क्या करते हैं, बैसिली कहा कैसे थे, बैसिली कैसे थे, ऐसे थे। यहाँ पे क्या था उनका, स्पोर था। तो ये डिवीजन भी कर सकते हैं
अगर अनफेवरेबल कंडीशंस है तो स्पोर को भी छोड़ के ये अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? डीएनए ट्रांसफर। ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। और एसेक्सुअली क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया। स्पोर का हो गया, स्पोर और डिवीजन। ये क्या हो गया? एसेक्सुअल। लिखते जाना, अच्छी तरह से अंडरलाइन करते जाना और नोट करते जाना मैं जो जो बोल रहा हूं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. माइकोप्लाज्मा जो होता है इनमें, माइकोप्लाज्मा, इसे अच्छी तरह से याद रखना। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इससे, PYQ मार्क्ड, PYQ नीट में आया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है माइकोप्लाज्मा में। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इनका जो साइज होता है वो होता है 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज। मेनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मास पैथोजेनिक होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं, और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, जो यूकैरियोट भी हो और सिंगल सेल्ड भी हो, उसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं। But the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन जो हो सकता है, मतलब कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो एक साइंटिस्ट के लिए हो सकता है, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्लांट भी हो सकता है, प्लांट कंसीडर किया जा सकता है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो हम यहाँ पे कौन कौन सी टाइप के बारे में पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंडर हम ये चीजें पढ़ेंगे। Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, the protistian cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. तो छोटी सी पैराग्राफ में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी हो चुकी है भैया। तो भैया क्या कहा गया है यहाँ पे? किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्टा जो है वो दूसरे किंगडम में भी अपना जो है लिंकेज बना कर रखा है उसने। तो ये यूकैरियोट है, ठीक है। प्रोटिस्टियन सेल बॉडी, द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी मतलब इसका जो सेल बॉडी है कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमें पता ही है कि यूकैरियोट में क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोट्स में। सम हैव फ्लैजेला, कुछ में फ्लैजेला होता है, कुछ में सीलिया होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, ये भी सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों में ही ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअली क्या करते हैं? सेल फ्यूजन करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन एसेक्सुअली में करते हैं। तो एसेक्सुअली में ये क्या करते हैं? सेल फ्यूजन। फ्यूज हो गया सेल, ठीक है। दो सेल थे, फ्यूज हो गए तो सेल फ्यूजन हो गया एसेक्सुअली। सेक्सुअली क्या करते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन तो पता ही होगा तुम लोगों को। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? अब क्राइसोफाइट्स जो पहला कैटेगरी है हमारा, जो प्रोटिस्टा है उसका पहला कैटेगरी क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा था? साइयानोबैक्टीरिया। वो हमारा कहाँ चला गया? वो हमारा जो यू बैक्टीरिया था वहां चला गया, बैक्टीरिया में था वो, ठीक है।
अब हमारा क्या आया, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स आए, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि गोल्डन एल्गी बैक्टीरिया में नहीं होते, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं। गोल्डन एल्गी सख्त सख्त क्या कहें, गोल्डन एल्गी गोल्डन एल्गी एक्सक्लूसिवली क्राइसोफाइट्स में होते हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो डायटम्स ये इंक्लूड करते हैं ये ग्रुप। और गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गी को हम क्या कहते हैं, डेस्मिड्स कहते हैं। गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, सयानोबैक्टीरिया, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट्स। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मराइन एनवायरमेंट में भी पाया जाता है। ये क्या होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, प्लैंकटन। ये क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स में, जैसे कि प्लैंकटन। प्लैंकटन एक क्राइसोफाइट्स का ही क्या कहूँ एग्जाम्पल होता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अगर तुमने स्पॉन्ज बॉब देखा है तो प्लैंकटन तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। ऐसे दिखते हैं, तो ऐसे दिखते हैं प्लैंकटन, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। मैंने अच्छी तरह से नहीं बनाया, बाद में देख लेंगे। तो प्लैंकटन पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। If in diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in the soap box. The walls are embedded with silica, and thus the walls are indestructible. तो इनके जो सेल वॉल्स होते हैं, सेल वॉल्स होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इन्हें डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता क्योंकि इनमें सिलिका होते हैं। तो हम यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैं बाद में लिखता हूँ। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स में सेल वॉल होते हैं टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। जो सेल वॉल होते हैं वो दो ओवरलैपिंग शेल्स में होते हैं जो एक साथ फिट हो जाते हैं, सोप बॉक्स की तरह। सोप बॉक्स हमने देखा होगा, एक जो शेल होता है और नीचे एक शेल होता है जिसमें सोप होता है। तो अगर हम वो उन दोनों को एक साथ जोड़ दे तो सोप बॉक्स की तरह वो एक साथ फिट हो जाते हैं। तो यही कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो जो वॉल्स होते हैं उनमें सिलिका होते हैं, सिलिका एम्बेडेड होते हैं, और वो वॉल्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दस डायटम्स हैव लिव्ड बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल्स डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। इसीलिए डायटम्स जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट उनके हैबिटेट में छोड़ के जाते हैं। ये भी PYQ आया था, इसे भी मार्क कर लेना, ठीक है। कैसे मार्क करवाऊं, हाँ यहां पे लिख देता हूं PYQ नीट। डायटम्स जो है वो उनका जो सिलिका होता है, इसीलिए उनका जो वॉल्स होता है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। और वो जब मर जाते हैं तो बहुत ज्यादा अपना जो सेल वॉल का अमाउंट है वो डिपॉजिट कर जाते हैं अपने हैबिटेट में। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। तो इसे हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। हम डायटोमेशियस अर्थ किसे कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ किसे कहते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट्स ऑफ किसका, डायटम्स का। इसे हम ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ये PYQ रह चुका है नीट का, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। बीइंग gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils, syrups. Diatoms are chief producers in the oceans. तो इन सॉइल्स को, मतलब डायटोमेशियस और डायटोमेशियस सॉइल, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, ये ग्रेटी स्ट्रक्चर के होते हैं, ग्रेटी। इसके लिए हम इसके लिए यूज करते हैं, सॉइल को पॉलिश करने में यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल को हम
इस फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल को हम ऑयल को फिल्ट्रेशन करने में हम यूज करते हैं इसको, और सिरप बनाने में भी यूज करते हैं। तो डाई एटम्स क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। तो क्वेश्चन अगर आए कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसे कहा जाता है, तो तुम आंसर दोगे डाई एटम्स को। ठीक है, डाई एटम्स को कहा जाता है। और इनके जो सेल वॉल है वो क्यों इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं? क्योंकि इनमें सिलिका एम्बेडेड होते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो क्या करते हैं, इनके जो हैबिटेट है उसमें बहुत ज्यादा सेल वॉल डिपॉजिट कर जाते हैं, और ये सेल वॉल डिपॉजिट बिलियंस ऑफ ईयर्स में होते होते क्या करते हैं, ये कहते हैं, इनको कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ये कैसे टेक्सचर के होते हैं? ग्रिटी टेक्सचर के होते हैं। इसीलिए इनको किसके लिए यूज किया जाता है? पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। पॉलिशिंग और किसके लिए यूज किया जाता है भैया? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। और किसके लिए भैया? सिरप बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है भैया? क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ओशन। ठीक है भैया, ओके। अब हम जाते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स में। डायनोफ्लैजेलेट्स, तो भैया डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होता है? दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। They appear yellow, green, brown, blue, or red depending on the main pigments present in the cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the cell wall plates. On the wall plates, very often red dinoflagellates, example Goniolux, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides. Toxins released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. तो भैया क्या कहा जा रहा है? समझ नहीं आया? ठीक है भैया, समझाते हैं तुमको। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मोस्टली मराइन होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कैसे दिखते हैं? येलो होते हैं भैया, ग्रीन दिखते हैं, ब्लू होते हैं, ब्राउन होते हैं और रेड होते हैं। ठीक है भैया, और कैसे होते हैं? ब्लू होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन, ब्राउन और येलो होते हैं। क्यों होते हैं भैया इतने सारे कलर्स? जोकर तो थोड़ी नहीं है ये, तो इनके जो मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके सेल्स में, तो इसके लिए ये ऐसे कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल जो है ये स्टीफ सेल्यूलोज के प्लेट से बने होते हैं। स्टीफ सेल्यूलोसिक प्लेट से बने होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है। इनका आउटर सरफेस ऐसे बने होते हैं। ठीक है, यह तुम देख सकते हो, ये जो सेल प्लेट है, ये जो इनका सेल वॉल है, ये किससे बने होते हैं? स्टीफ सेल्यूलोज प्लेट से बने होते हैं। ठीक है भैया, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। हाँ भैया, ये जो है ये फ्लैजेला है, ये दो प्रेजेंट होते हैं इनमें। दूसरा वाला वहां पे होगा, एनसीईआरटी ने दिया है, मैंने तो नहीं बनाया। दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। एक और जो होता है वो ये जो फरो क्रिएट हुआ, इनमें जो फरो क्रिएट होता है इनके बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन में होता है। एक कहाँ होता है? लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है, एक फरो में होता है। ठीक है भैया, समझ गया? longitudinally and other transversely in the furrow between the cell wall plates. Very often red dinoflagellates. अब भैया जो रेड वन है, रेड रेंजर जैसे एक मेन होता है, पावर रेंजर्स तुम लोगों ने देखा ही होगा, तो वैसे ही रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो होता है, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लीकेशन करते हैं। रैपिड मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वो रैपिड मल्टीप्लीकेशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्वांटिटी में, बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये क्या कर देते हैं, जो वाटर होता है सी का, उसे रेड कलर का बना देते हैं। रेड सी वाटर को रेड बना देते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड टाइड्स। याद रखना भैया। हाँ भैया, ठीक है, रेड टाइड्स बना देते हैं।
रेड टाइड्स बना देते हैं। अब इनसे उस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं, जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं वो इतने लार्ज नंबर में होते हैं कि वो कैन किल अदर मराइन एनिमल्स। ठीक है भैया, ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो सी वाटर है वो रेड हो जाता है। रेड टाइड्स कहते हैं हम उन चीजों को, उन वाटर को। उनसे जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अदर मेराइन एनिमल्स को भी मार सकते हैं। ठीक है भैया, तो एक कंक्लूजन दे दो और एक छोटा सा रिवीजन दे दो इस चीज का। डायनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं? मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कौन कौन सी कलर में पाए जाते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड और ब्लू में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? मेन पिगमेंट्स के तहत ये ज्यादातर ऐसे कलर्स में पाए जाते हैं। इनका सेल वॉल कैसा होता है? स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स होते हैं भैया। ठीक है भैया, कहाँ होते हैं? आउटर सरफेस में। ऑब्वियसली सेल वॉल आउटर सरफेस में ही होंगे। ठीक है भैया, मोस्ट ऑफ देम इनमें कितने सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं? 2 फ्लैजेला। कैसे पाए जाते हैं? एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। कौन सी जगह पे? सेल वॉल के जो प्लेट्स होते हैं वहां पे जो फरो बनता है उनमें ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भैया, अब इनमें रेड रेंजर कौन सा है या लीडर कौन सा है? रेड डायनोफ्लैजिलेट। रेड डायनोफ्लैजिलेट इतना स्पेशल क्यों है? रेड डायनोफ्लैजिलेट बहुत ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है भैया, तो इनसे क्या हुआ? रैपिड मल्टीप्लीकेशन के वजह से ये रेड होते हैं। तो रेड अगर ये सी में प्रेजेंट है तो सी को वाटर को रेड बना देते हैं। ठीक है भैया, इसे हम क्या कहेंगे भैया? रेड टाइड कहेंगे। तो रेड टाइड में अगर इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो टॉक्सिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये क्या करते हैं भैया? अदर एनिमल्स को मार देते हैं या अदर एनिमल्स को मार सकते हैं, जैसे कि फिशेस। ठीक है भैया, अब हम जाएंगे यूग्लिनोइड्स में। ओके भैया, यूग्लिनोइड्स majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle. तो भैया यूग्लिनोइड्स क्या होता है? ये मेजोरिटी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये मरीन नहीं होते, ये मेजोरिटी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मतलब स्टैग्नेंट वाटर, जो स्टिल वाटर है वहां पे पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, इनमें प्रोटीन रिच एक लेयर होता है जिसको हम पेलिकल कहेंगे। ठीक है भैया, पेलिकल, इनका जो आउटर लेयर है ये पेलिकल होता है। ये रिच प्रोटीन लेयर होते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया? अंडरलाइन भी कर देते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होता। तो ये तुम्हें याद रखना होगा कि इनमें सेल वॉल नहीं होता, डायनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल होते हैं। ठीक है भैया, ओके भैया। रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। तो अगर प्रोटीन रिच लेयर है तो अगर सेल वॉल नहीं है तो स्टीफ नहीं होगा बॉडी, तो क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है भैया, दे हैव 2 फ्लैजेला। इनमें भी 2 फ्लैजेला होते हैं, ए शॉर्ट वन एंड ए लॉन्ग वन। तो इनमें डाइवर्सिटी है। ठीक है, एक लॉन्ग वन होता है, एक शॉर्ट वन होता है। एक लॉन्ग वन होता है, एक शॉर्ट वन होता है। दो, दे आर फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं भैया। ठीक है भैया, फोटोसिंथेटिक है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पर कब होते हैं? सनलाइट में। सनलाइट में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs, मतलब बैटमैन बन जाते हैं अगर सनलाइट नहीं होता तो। ठीक है भैया, तो ये हेटेरोट्रॉप्स बन जाते हैं जब सनलाइट नहीं होता, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भैया, ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये प्रेडेटर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इनसे जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनसे उनके ऊपर ये प्रेडेट करते हैं और उनसे इनका न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं जब सनलाइट नहीं होता, मतलब बैटमैन बन जाते हैं। इससे याद रखना। तो यूग्लिनोइड्स क्या है? बैटमैन है। मजाक की बात साइड में। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। यूग्लिनोइड का जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट्स की तरह सिमिलर होता है। तो इनका एग्जाम्पल क्या होता है भैया? यूग्लिना। तो यूग्लिनोइड्स के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैटमैन, तुम्हें याद होगा। ठीक है, बैटमैन जैसे सनलाइट के बाद ही निकलता है वैसे ही नाइट को। हाँ भैया, तो एक यहाँ पे भी कंक्लूजन दे दो।
यूग्लिनोइड्स एके बैटमैन। तो मेजोरिटी ऑफ देम जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में कैसे पाए जाते हैं? स्टेगनेंट वाटर में जो हिलता नहीं है। ठीक है, स्टिल वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, ये इनमें सेल वॉल नहीं होता, इनमें प्रोटीन रिच लेयर होता है जिनको क्या कहते हैं भैया? पेलिकल कहते हैं। तो इससे अगर सेल वॉल नहीं है तो ये स्टिफ नहीं है, तो पेलिकल रहने के बाद इसे ये कैसे हो जाते हैं? फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है भैया, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। कैसे फ्लैजेला होते हैं? दो फ्लैजेला, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। ठीक है भैया, दो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये सनलाइट के इन सनलाइट में ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, मतलब कि ब्रूस वेन होते हैं। ठीक है भैया, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जब सनलाइट नहीं होता और इनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है तो ये हेटरोट्रॉपिक हो जाते हैं, मतलब कि बैटमैन हो जाते हैं। ठीक है भैया, हेटरोट्रॉप्स प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ये अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स की तरह सिमिलर होते हैं, और एग्जाम्पल क्या होता है? यूग्लिना। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब हम जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक protists. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सैप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर ले, उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। ये प्रोटिस्टा होते हैं, इसीलिए सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स का मतलब तुम्हें समझ ही होगा कि स्लाइम होते हैं, ये स्लाइमी सब्सटेंस होते हैं, चिपचिपे होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इसे अंडरलाइन कर लेना भैया। हाँ भैया, कर लिया। प्लाज्मोडियम ये बनाते हैं, एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कहाँ बनाते हैं? सूटेबल कंडीशंस में, हर समय नहीं बनाता। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और सेवरल फीट में ये बहुत दूर तक ये स्प्रेड हो सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो जब हमारा क्या है, जब हमारा सूटेबल कंडीशंस है तो ये क्या करेंगे? ये प्लाज्मोडियम बना लेंगे। ठीक है, अब जब हमारा फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो प्लाज्मोडियम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, और उनमें जो स्पोर्स होते हैं टिप्स में, तो वो लेकर वो बन जाएंगे फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है भैया? हाँ भैया, समझ में आ गया। तो फ्रूटिंग बॉडीज क्या लेते हैं? स्पोर्स बियर करते हैं अपने टिप्स पे। ठीक है, तो इसे हम स्पोर्स कह सकते हैं। द स्पोर्स possess true walls and extremely resistant and survive for many years. तो ये जो स्पोर होते हैं ये क्या पॉजेस करते हैं? इनमें क्या होता है भैया? इनमें होते हैं ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, ये बहुत साल तक सरवाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? ट्रू वॉल्स प्रेजेंट करते हैं। ट्रू वॉल्स कहाँ से आते हैं और कहाँ बियर करते हैं? स्पोर्स बियर करते हैं। और स्पोर्स कौन बियर करता है? कहाँ पे बियर करते हैं? टिप्स पे बियर करता है। कौन बियर करता है? फ्रूटिंग बॉडीज करते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज क्या है? जो डिफरेंशिएट हो गया हमारा स्लाइम मोल्ड्स, वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज क्यों बनाया? क्यों डिफरेंशिएट किया? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस था। अगर फेवरेबल कंडीशंस होगा तो क्या होता भैया? फेवरेबल कंडीशंस होगा तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है भैया? प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन होता है। हाँ भैया, तो वो क्या करेंगे? वो ग्रो करेंगे और बहुत ज्यादा एरिया तक ये स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है भैया? हाँ भैया, समझ में आ गया। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। तो ये कहाँ कैसे डिस्पर्स कर सकते हैं? स्पोर्स कैसे डिस्पर्स करेंगे? एयर करेंट्स के थ्रू। ठीक है, एयर के थ्रू ये एयर करंट्स के थ्रू स्पोर्स को डिस्पर्स करेंगे। हाँ भैया, समझ में आ गया। ठीक है भैया, अब आएंगे हम प्रोटोजोन्स में। ओके भैया, प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स. They are believed to be primitive relatives of animals. There are four major groups of protozoans.
ऑल प्रोटोजोन्स, जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और वो प्रेडेटर की तरह रहते हैं, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, ये प्रेडेटर्स होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के जो प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि एनिमल्स कभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकते, ये इसलिए पैरासिटिक होते हैं और प्रेडेटर्स की तरह ये करते, मतलब प्रेडेटर्स की तरह ये न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है भैया। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, 4 तरह के मेजरली प्रोटोजोन्स हमें पाए जाते हैं। ये एक प्रोटोजोआ का जो डायग्राम है, क्या हो गया भैया, एनसीईआरटी से उठाया गया। एमीबॉयड प्रोटोजोन्स, तो इसे भैया लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन, अगर तुम्हें क्या कहें, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रिमिटिव रिलेटिव कहा जाता है एनिमल्स का, और तो तुम कहोगे कि वो प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है भैया। एमीबॉयड प्रोटोजोन्स जिनमें एमीबा होता है, ठीक है, एमीबा जिसमें प्रेजेंट होता है, जिनमें स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है भैया। आप समझाइए, ज्ञान मत दीजिए, आप समझाइए। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ और कहाँ पाया जाता है भैया? सी वाटर में, और कहाँ? मॉइस्ट सॉइल में। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। हाँ भैया, ज्ञान तो लगा अभी। स्यूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट होता है, ठीक है भैया। फॉल्स फीट एज इन एमीबा, एमीबा में, ठीक है। एमीबा एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का। एमीबा हम बचपन से पढ़े जा रहे हैं, एमीबा, ठीक है। एमीबा, एमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है भैया? फॉल्स फीट होता है भैया। स्यूडोपोडिया किसमें हेल्प करता है? एक तो मूवमेंट में हेल्प करता है भैया, और क्या करता है भैया? और कैप्चर करने में हेल्प करता है। कौन से कैप्चर करने में भैया? प्रे को कैप्चर करने में भैया, ठीक है भैया। Marine forms have silica shells on their surfaces. Some of them are such as entamoeba or parasites. तो यहाँ पे जो हमारा एमीबॉयड प्रोटोजोन्स है, ठीक है, उनमें कुछ कुछ जो होते हैं, जो एंटामोएबा है वो हमारा पैरासाइट है, ठीक है भैया। अब आते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो फ्लैजेलेटेड जो प्रोटोजोन्स है वो क्या होता है? फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। दे आर फ्लैजेला, उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भैया। द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा। इसे याद रखना, इसे अंडरलाइन कर लो अच्छी तरह से कि कौन स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, ठीक है। फ्लैजेलेटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल कौन है? ट्राइपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। ये PYQ में आ सकता है, ठीक है भैया। हाँ भैया, स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो क्लास 12 का चैप्टर है, जो बोर्ड में आता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो अच्छी तरह से हम याद करेंगे कि ये कौन सा एग्जाम्पल है और कहाँ से आता है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। ओके, अब आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दे आर एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। तो यहाँ पे क्या है? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है। यहाँ पे फ्लैजेला नहीं है, यहाँ पे स्यूडोपोडिया भी नहीं है, यहाँ पे सीलिया है, क्योंकि इसे कहते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है भैया। ये एक्वाटिक होता है, मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, सीलिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव कैविटी, गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। इनमें कैविटी भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम गुलेट कहते हैं, ठीक है भैया। क्या कहते हैं? गुलेट कहते हैं। गुलेट क्या होता है? कैविटी होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्यों भैया? थाउजेंड ऑफ सिलिया प्रेजेंट होता है। सिलिया किसके लिए यूज होता है? मूविंग में यूज होता है। कहाँ पे पाए जाते हैं भैया? एक्वाटिक में पाए जाते हैं। ओके भैया। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ द सिलिया कॉजेज द वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट। ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कैसे करते हैं? रोज ऑफ सिलिया के वजह से। सीलिया क्या कॉज करते हैं? वाटर लैडन विथ फूड, जो वाटर है जिनमें फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो फूड प्रेजेंट होते हैं जिन वाटर में, वो वहाँ पे मूव करके इनको खाने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करते हैं? ये जो गलेट है, जो कैविटी है,
ठीक है। ये कैविटी में ये फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं जब ये वाटर में मूव करते हैं। ठीक है भैया, ओके भैया। एग्जाम्पल पैरामेशियम, तो पैरामेशियम इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे तुम्हें अगर पूछा जाए कि क्या ये कैविटी और गुलेट जो जो ओपन होता है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये किस में हेल्प करता है, तो तुम कहोगे कि जब ये वाटर में मूव करते हैं तो जो वाटर में फूड प्रेजेंट होता है, वाटर लेडन विद फूड, तो ये जो फूड प्रेजेंट होता है तो सीलिया कॉजेज टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट। तो सीलिया किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में। मैंने पहले ही कहा था मूवमेंट में हेल्प करता है सीलिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कहाँ पे कर रहा हूँ ठीक है भैया। तो सीलिया जो है वो हेल्प करता है स्टीयरिंग करने में, स्टीयर करने में, जब वो वाटर में मूव कर रहा है। और वो मूव करने में, मूव करते हुए जो फूड है वो कैसे खाएगा, वो गुलेट में इनटेक करेगा वो फूड को जब वो मूव कर रहा है, तो और उसे वो क्या कहेंगे एब्जॉर्व कर लेगा, ऐसे वो न्यूट्रिएशन लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भैया, पैरामेशियम होता है। ठीक है भैया, अब हम जाएंगे स्पोरोजोन्स में। These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malarial parasite, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. Sporozoans क्या होता है? These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in the life cycle. Sporozoans क्या होता है? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस ऑफ स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इनमें जो स्पोर लाइक स्टेज होता है, ठीक है, वो इन्फेक्शियस होता है इनके लाइफ साइकिल में। ये मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, मतलब कि इस इनमें जो सबसे ज्यादा बुरा होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया जो कॉज करता है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आए कि स्पोरोजोन में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो मलेरिया कॉज करता है, तो तुम कहोगे कि प्लाज्मोडियम उसका नाम है। और अगर ये पूछा जाए कि मलेरिया कौन कॉज कर सकता है, तो तुम कहोगे वो प्लाज्मोडियम है। कहाँ पाया जाता है, स्पोरोजोन्स में पाया जाता है। ठीक है भैया। डिजीज विच आर स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हमारा क्या क्या बचा हुआ है अभी, किंगडम फंजाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। ठीक है, और वायरस वायरॉइड। तो भैया अभी 1.25 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो तुम लोग को भी अगर मुझे लगता है बोर लग रहा होगा, तो ये पार्ट 1 की तरह हम छोड़ते हैं अभी इसी वीडियो में। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। ठीक है, मैं कुछ देर बाद ही पार्ट 2 रिकॉर्ड करूंगा और उसे छोड़ूंगा, तो तुम लोग उसको भी देख सकते हो। तो और मैं ज़्यादा लेट नहीं करूंगा पार्ट 2 को छोड़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहना, अच्छी तरह से स्कोर करते रहना, अच्छी तरह से टेस्ट देना। शायर दत्ता साइनिंग ऑफ।